इंस्टा असम चैनल में विजिट करने वालों हर एक शख्स को मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है। आने वाले सीटेट के लिए हम प्रिपरेशन आज इसी क्लास से शुरू करने वाले हैं। जो लोग चाहते हैं सीटेट में अच्छी नंबर से पास करने के लिए प्रिपरेशन लगातार बनाए रखें, उन्हीं कैंडिडेट के लिए एक शुभकामना के साथ आज इस क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूँ। आप लोग जानते होंगे कि पिछले जिस साल जिस महीने में सीटेट एग्जाम हुआ है, उनमें से ज़्यादातर परीक्षा का रिजल्ट एक ही दिखा रहा है, जो एसएसटी के दौरान जिन लोगों ने पेपर टू लिया है, पेपर टू का सिलेक्ट किया है, पेपर टू का एग्जाम देते हैं, उनमें से लगभग 11 लाख, किसी बार 17 लाख, इनमें से कैंडिडेट 20 या 40 हज़ार लोग पास होते हैं और बाकी लोग फेल हो जाते हैं। इसके असली कारण एक ही है, सब लोग तो क्लास तो करते हैं, प्रिपरेशन भी करते हैं, परंतु एक चीज़ करने में भूल करते हैं। इस भूल को सुधारने के लिए आज मैंने इस क्लास की शुरुआत की थी। इस क्लास को मैंने कभी पैसे लेने की कोई गुंजाइश नहीं करूँगी। आपको सीटेट पास करना है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा। बाद में इसी चैनल में जो प्लेलिस्ट मिलेगा एसएसटी की, हर एक वो क्लास देखना पड़ेगा जो क्लास में हम कंटेंट के बेस क्लास देने की कोशिश करेंगे। ऐसा कंटेंट और लोग भी देते हैं और लोग भी कोशिश करते हैं, परंतु उन्होंने पैसे लेकर एक सिलेबस के दौरान, एक कोर्स के दौरान देने की कोशिश करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, इस क्लास के दौरान आप लोग पाएंगे कि हमें क्या मिला है, हमें क्या मिलेंगे, आज इसी क्लास से पता चल जाएगा। थोड़ी सब्र करके आप लोग धैर्य बनाकर क्लास को पूरी तरह से निचोड़ के तौर पर आप लोग एक एक चैप्टर या सिलेबस को देखना पड़ेगा। सबसे पहले एक बात, जो लोग एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी को दरकिनार करके किसी के नोट्स पढ़ लेते हैं, वो सरासर गलती कर देते हैं। उन लोगों को यही लगता है उन नोट्स को पढ़ते हुए पास कर जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है हर बार। किसी को हो जाता है। नसीब जो होता है लाखों में एक ही होते हैं। उन नसीबों को पीछे मत दौड़ो, पहले कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होते। आपको जब चाहिए तो कष्ट करना ही पड़ेगा। जितने कष्ट करेंगे आप, उनमें से ही सफलता आपको मिलेगी। तो चलिए आज की शुरुआत हम संघर्ष के रास्ते पर चल के ही कामयाबी की मुकाम चुनने की कोशिश करेंगे। हम एनसीईआरटी जो बुक्स है, क्लास 6 से लेकर 8 तक कोई नोट्स नहीं। हम क्या क्या करेंगे, फर्स्ट सिलेबस की जो एक-एक चैप्टर है, एक-एक चैप्टर को अच्छी तरह से कंटेंट लेकर एनसीईआरटी बुक्स खोलकर चीज़ों को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद ही हम चलेंगे पीवाईक्यू लगाने में। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो जो लोग मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, उन्हीं लोगों को, हर एक बच्चे को अच्छे रिजल्ट होने की पूरी तरह पास करने की हर कोशिश में मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए आज शुरू कर देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने के लिए और भी लोगों को बोलिए। चैनल छोटा है, सब्सक्राइबर कम है। जब सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे तब लगेगा कि हमसे कुछ अच्छी चीज़ आपके पास जा रहा है, तभी यही एहसास लेकर हम कोशिश करेंगे हर मदद आपकी साथ जुड़े रहें। तो आइए हमें भी जुड़े रहने के लिए हमारी क्लास को आगे तक देखने की कोशिश कीजिए, ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। यही शुभकामना के साथ आज चलते हैं आज की क्लास की पहली शुरुआती तौर पर चीज़ों को समझने में। पहले हमें समझना होगा एनसीईआरटी, कौन सी एनसीईआरटी किताब पढ़नी होगी। क्लास 6 से लेकर समाज विज्ञान में हमारी अतीत, ये क्लास 6 की पहली कक्षा की किताब है। इनमें से हमें चैप्टर की ओर जाना है, बाद में चैप्टर की ओर से पहले से लेकर आखिर तक एक-एक लेसन को हमें लेसन की तौर पर हमें सीखने होंगे। और एक बात, लेसन हमें इतनी तो सबको मालूम होगी कि कुछ रटने से कुछ होता है। जब सीटेट देने वाले हैं तो ये चीज़ दिमाग से बाहर करना होगा, रटने से नहीं, समझने से यहाँ काम चल जाएगा। जो लोग समझ के पढ़े हैं वो लोग इनमें दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आज हम समझने की कोशिश करेंगे अध्याय 1 को। हम सीखने की नहीं, हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर क्वेश्चन में जो आएगा, पूछेगा, उन प्रश्न को हमें अच्छी तरीके से उत्तर देने के लिए तैयार होने की जो रास्ते हैं खुल जाएंगे। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। लेसन 1, अध्याय 1 को क्या, कब, कहाँ और कैसे, इन चार चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। रशीदा एक स्कूल में पढ़ने वाली बालिका है। बालिका है। रशीदा बेटी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। क्या पड़ी? अखबार में एक सुर्खियाँ मिली। उन सुर्खियाँ में क्या लिखी थी? 100 साल पहले वे सोचने लगी। तो फिर वे सोचने लगी, कोई कैसे जान सकते हैं कि इतनी वर्ष पहले क्या हुआ था। तो एक बालिका के नज़र में जब आई है खबर पर 100 साल पहले, तो सोचने लगी कैसे ये संभव है 100 साल पहली बातों को इन खबरों में आएंगे। इस सवाल को ढूंढते हुए इस अध्याय को आगे ले गया। कैसे पता लगाएं? ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो। क्या कर सकते हो? रेडियो सुन सकते हो। रेडियो के जरिए हमें अतीत के बारे में वो कुछ जानकारियाँ मिलते हैं। टेलीविज़न भी देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, उम्र में भी ज़्यादा हो, और उनकी स्मृति में जो जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हम सुनते ही
उनके समय बीते गए विषय विषय वस्तु को हम जान सकते हैं। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जान सकते हो? लगभग 200, 300, 500, 1000 साल पहले क्या कुछ हुआ था, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेंगे? इन अध्याय में हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। कैसे हमें पता लगता है 1000 साल, 100 साल या उससे भी ज़्यादा पुरानी चीज़ों को हमें कैसे पता लगते हैं? तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। अतीत के अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, क्या-क्या जान सकते हैं, ये भी जानना जानना पड़ेगा। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। इनमें से जैसे कैसे कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे, किस तरह घर में रहते थे। हम आर्किटेक्टों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में भी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, फिर कौन कौन से गीत गाते थे। इन सारी चीज़ों को हम पता लगा सकते हैं। कैसे? अतीत के बारे में जब हम अतीत के बारे में जो चीज़ें अभी है, उन चीज़ों को हम बारीकी से समझने से अतीत के बारे में हमें अच्छी तरह से मालूम होगा। उन उन चीज़ों में से क्या-क्या है, उन चीज़ों को हमें यहाँ मिलेंगे। देखिए, लोग कहाँ रहते थे? अतीत में लोग कहाँ रहते थे? मानचित्र पृष्ठ 1, पृष्ठ 2 में दिए गए हैं नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी में क्या है? ये नर्मदा नदी के किनारे पता लगाने के लिए बोला है। ये नर्मदा नदी के किनारे लोग रहने की कोशिश की थी। कब? कई लाख वर्ष पहले जो अनुमानिक है, कुछ ऐसा नहीं जो हम पता लग सके कितने साल पहले। तो लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। उस समय नदी के तट में रहने के लिए एक कारण यही था कि पानी की किल्लत जो है उसे मिटाया जा सके, या नदी के किनारे जो जब जानवर पानी खाने के लिए आता है तो उन जानवर को मारकर भी लोगों ने उसका जो खाद्य है उसका भरपाई करने की कोशिश करते हैं। ये रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास की जंगल की विशाल संपदा से परिचित थे। जब जंगल में हमें संपदाएँ मिलते हैं, उन संपदाओं को भोग करते हुए उन लोगों ने उस स्थान पर रहने की कोशिश करते हैं। अपने भोजन के लिए वे जोड़ों, फलों क्या-क्या करते थे? जंगल के अन्य उत्पादों का या यही यही से संग्रह क्या करते थे? वे जानवरों का आखिर तक शिकार भी करते थे। वे जंगल में पाए गए फल-फूल जैसे चीज़ों को इस्तेमाल करते थे, उससे भी उसके साथ जानवर को भी शिकार बनाकर अपनी भोजन की पूर्ति करते थे। तो क्वेश्चन आएगा जे अतीत में लोग कैसे अपने भोजन की पूर्ति करते थे? तो यही इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए यहीं से पूरा हो जाएगा आंसर जो होगा। तो देखिए उसके बाद क्या है, अब तुम उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। सुलेमान और किरथर कहाँ? उत्तर पश्चिम में, ये जानना पड़ेगा। इससे एक सवाल पूछते हैं। कितने बार सवाल पूछे तो जो लोग PUI की अभी तक दिया है उन्होंने अच्छी तरह से समझ पाएंगे जे इस सवाल को कितने बार सीटेट ने पूछा है। उत्तर पश्चिम में कहा? उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 कितने 8000 वर्ष पूर्व स्त्रियों और पुरुषों ने किसने स्त्रियों और पुरुषों ने यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हर बार हर वर्ष में क्वेश्चन दिखाई पड़ते हैं। उत्तर पश्चिम में कितने साल? 8000 साल। इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। कहाँ? उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम कहाँ होगा? इसमें होगा उत्तर पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देखिए नॉर्थ क्या पूछा है, इनमें दिया है उत्तर पश्चिम में रहने वाले स्थानों में स्त्री और पुरुषों ने कितने साल पहले? 8000 साल पहले। कहा? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में। स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसे फसलों का उपजाना आरंभ किया। इस क्वेश्चन को बारीकी से समझने होंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन हर वर्ष देने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो लोग क्लास को देख रहे हैं वो क्लास को देखने से नहीं नोट्स करने की कोशिश करेंगे। फिर बात हम जब नोट्स देंगे उसमें भी ये चीज़ रहेंगे। तो आइए भेड़ बकरी उन्होंने भेड़ बकरी भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं का पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। कहाँ रहते थे? गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ का पता लगाओ। गारो पहाड़ कहाँ? उत्तर पूर्व में, जो आसाम है उनमें इन गारो पहाड़ को मिलते हैं। और जो विंध्य के पहाड़ियाँ हैं, विंध्य के पहाड़ियों को भारत की
मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले एक कुछ अन्य ऐसे स्थान है जहाँ कृषि का विकास हुआ। इन दो स्थानों पर सबसे पहले कृषि का विकास हुआ। इनमें से चावल उपजाया गया, चावल उपजाया गया कहाँ? विंध्य के पहाड़ियों में, विंध्य के पहाड़ियों में। अब हम मैप के जरिए इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। विंध्य के पहाड़ियों में क्वेश्चन जब पूछेंगे तब बोलना होगा ये विंध्य के पहाड़ियों में। कहा? विंध्य के पहाड़ियों में क्या मिला था? चावल मिला था। और किसी का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? किसका विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? विकास हुआ था, पाया गया नहीं। विकास हुआ था उत्तर पूर्व में स्थित जो गारो पहाड़ है और विंध्य की पहाड़ियों में हमें किसी का विकास हुआ, और उनमें से चावल पाया गया है विंध्य की पहाड़ियों में। और जौ और गेहूं जैसे फसलों का उपजाया गया था 8,000 वर्ष पहले कहा? सुलेमान और तीर्थर पहाड़ियों में, जो उत्तर पश्चिम में स्थित है, जहाँ लोग गाँव में रहते थे। भेड़ और बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं का पालतू बनाना शुरू किया सबसे पहले। अब देखिए जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं। किरथर यहाँ पर है, किरथर किरथर और सुलेमान पहाड़ियाँ भारत की उत्तर पश्चिम में जो है, उत्तर पश्चिम में है सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। यह सबसे पहले इसी स्त्री और पुरुषों ने क्या किया था? गेहूं और जौ जैसे फसलों का उपजाना शुरू किया लगभग 8,000 साल पहले। कितने साल पहले? 8,000 साल पहले। और इनमें जो लोग रहते थे वो गाँव में रहते थे। तब आधुनिक शहर का विकास नहीं हुआ था। और यहाँ पर गाय और बैल जैसे पशुओं का पालतू बनाना शुरू किया। गाय बैल जैसे पशुओं का पालतू बनाना शुरू किया। और इनमें से असम जो है, असम में गारो पहाड़ियाँ इनमें, और विंध्य के पहाड़ियों में किसी का विकास हुआ सर्वप्रथम। और इनमें से जो विंध्य की पहाड़ियाँ है, विंध्य की पहाड़ियों के ऊपर उत्तर में जो स्थित है, उत्तर में सर्वप्रथम चावल का उपजाया गया। और यहाँ पर देखिए नर्मदा नदी। इन नर्मदा नदी के किनारे कितने वर्ष पहले हमें क्या मिलते हैं? लाख वर्ष पहले हमें मानव की मौजूदगी की परिचय मिले हैं। हमें इस मैप को बारीकी से समझने होंगे। एक एक चीज़ों को जब शामिल करते जाएंगे तो सारी चीज़ों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। अब हम देख सकते हैं सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन से हैं हम जान सकते हैं। झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज या ब्यास। इन पांच नदियों को शामिल होने से हम जब बोलते हैं ना पंजाब क्यों बोलते हैं? पंजाब इनमें 5 नदियों का संगम होते हैं जो सिंधु नदी में मिलते हैं। और इनमें से इन गंगा नदी के किनारे सर्वप्रथम नगर का विकास हुआ था जो मगध है। हमें बाद में पता चलेगा इस चैप्टर में। जो सोन नदी है, ये सोन नदी गंगा नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी किसे कहा जाता है? सहायक नदी उसे कहा जाता है जो जो बड़े नदी में शामिल हो जाते हैं, उसे सहायक नदी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? जो एक बड़ी नदी है, सोचिए ये बड़ी नदी है, इनमें एक छोटा वाला नदी जाकर इनमें शामिल हो जाता है, इस नदी को क्या कहा जाता है? सहायक नदी कहा जाता है। इससे क्वेश्चन आता है हर बार, इसलिए अच्छी तरीके से समझने होंगे। इसके बाद देखिए मानचित्र पर सिंधु तथा हमें अभी इस चीज़ों को हम देख कर आए हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदी का पता लगाने का प्रयास करा। सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं लगभग 4,700 साल पहले। कितने वर्ष पहले? 8,000 साल पहले क्या हुआ था? जौ और गेहूं जैसे फसलों का उपजाना जो परिचय मिला है। कहाँ पर? हमें उत्तर पश्चिम में जो गारो उत्तर पश्चिम में स्थित जो किरथर और सुलेमान पहाड़ है उसमें इन चीज़ों को बारे में पता चला। अब यह दिया गया है 4,700 वर्ष पूर्व जब सिंधु नदी के किनारे लोग वर्ष पूर्व इन्हीं नदी के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले। कहाँ? सिंधु नदी तथा सिंधु नदी के जो सहायक नदी है रावी, ब्यास, झेलम, चेनाब जो नदी है, इन नदी के किनारे लोग रहने लगे। कितने साल पहले? 4,700 साल पहले। जो गंगा या सोन नदी की बात बोला, उनमें 2500 वर्ष पूर्व क्या हुआ था? लोगों की आरंभिक जीवन नगर सभ्यता की शुरुआत इन्हीं वर्ष पहले की क्या हुआ था? फले गंगा व सहायक नदी के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाके में नगरों का विकास हुआ। गंगा का सहायक नदी क्या था? सोन नदी था। तो हमें पता चल गया जो 8,000 साल पहले कहाँ हुआ था? किसी का प्रारंभिक परिचय मिला हमें किरथर और सुलेमान पहाड़ में। इसके बाद 4,700 साल पहले कहाँ हुआ था? जो सिंधु नदी तथा सिंधु नदी के जो सहायक नदी है उनमें लोग रहने की कोशिश की। और आधुनिक जो शहर है उनका विकास कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व। कब? 2500 वर्ष पूर्व इन नगरों का विकास होने लगा। इन नगर का नाम था मगध। क्या कहते हैं? मगध कहते हैं।
मगध कहते हैं। गंगा तथा इसके सहायक नदी सोन, बोला था सोन का पता लगाओ, हम पता लगा चुके हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, क्या कहते हैं, मगध, अभी बोला है, मगध नाम से जाना जाता था। इसके सहायक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश का अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। इसके बाद हमें ये भी पढ़ना होगा, दक्षिण मानचित्र एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान हमें ये मानचित्र में दिखाई देते हैं। इनमें से एक चीजें देखना होंगे कि पहाड़ियाँ तथा पर्वतों से बटे होने के कारण कारण उपमहाद्वीप कहते हैं। जो भारत है, भारत तथा जो एशिया के देशों में से कुछ ऐसे देश हैं, भारत जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और भी देश है, भूटान, श्रीलंका इत्यादि, एक देश पहले एक देश ही था। इनमें से समुद्र समुद्र है, नदी है, और इसके बाद भी एक देश और एक देश से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस देश को कहा जाता है, उपमहाद्वीप कहा जाता है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। लोगों ने पहले भी लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोशिश करते हैं। अभी लोग घूमने जाते हैं, कोई कुछ लाने के लिए, कोई उत्पादक तथा चीज़ों को बेचने के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही उसी समय भी लोग ऐसे ऐसे कुछ क्रियाएं थे, जो क्रियाएं करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोशिश करते थे। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा किए थे। किस लिए किए थे, उन चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की थी। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी वे यात्रा यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। वो लोग क्या करते थे, उस असंभव को संभव करने की हर मंजिल कोशिश करते हैं। कभी लोग काम को तलाशने में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। जब किसी स्थान पर रहने से जो जोखिम होते हैं व आपदाओं के कारण उन स्थान पर रहने की कोई गुंजाइश नहीं रहते हैं, तो लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की हर संभव कोशिश करते हैं। और कभी कभी सेनाओं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। सेनाएं क्या करती थी, एक दूसरे स्थान को निजी हिस्से बनाने के लिए भी क्या करते थे, वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, तो कभी जहाजों में भी अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। व्यापारी भी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नई और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों की एक दूसरे से विचारों को जानने के अवसर मिलते हैं। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाया करते थे, तब दूसरे स्थान वाले लोगों की हर वो चीज़ें मालूम होते थे। उनकी भाषाएं, उनकी जो आदतें हैं, उन आदतों को, उनकी अतीत को, उनकी वर्तमान को, हर संभव चीज़ों को समझ पाते थे। और एक दूसरे की जो कल्चर, जो सोसाइटी में जो विश्वास है और धारणाएं हैं, उन सब चीज़ों की भी शामिल होते हैं, एक दूसरे की भावों पर प्रभावित करते थे। आज लोग यात्राएं क्यों करते थे, आज लोग क्यों यात्राएं करते हैं, ये भी समझने होंगे। एक बार फिर से मानचित्र हमें देखने के लिए बोला है। देखो, पहाड़ों, पर्वतों या समुद्र इस उपमहाद्वीप के प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि हमें पता ही चलता है, जो जब हम भारत की जो दृश्य देखते हैं, तब हमें पता चलता है जो कि कितने पहाड़ों है, कितने समुद्र है। हालांकि लोगों के लिए इन समस्याओं का पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसे कर सके, जिसके मन में साहस होगा, जो सीते को आसानी से नहीं, कष्ट से, अपनी मेहनत से अच्छे मार्क लाने की, वो लोग इस क्लास को भी ऐसा ही कोशिश करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। अपना नोट्स अपने आप से बनाने की कोशिश करेंगे, दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहते हुए जो क्लास को दिए गए हैं, उन क्लास को अच्छी तरह से समझने के लिए कोशिश करेंगे। वे पर्वतों को, ऊंचाई को छू सके, जो लोग भाई को दरकिनार करके अपनी जो कामयाब है, उन कामयाबों को पीछे हर मुकाम पर जो कसीटियाँ आते हैं, उन कसीटी को छोड़कर अपनी कोशिश को आगे बढ़ाते हैं, वही जीत सकते हैं। तो इसमें देखिए, तथा गहरे समुद्रों को पार कर सकते हैं। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यही बच गया। लोगों की इस अवगाहन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया।
जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, तब हमारी जो संस्कृतियाँ हैं, संस्कृति को अलग पहचान मिलते हैं। अपनी भाषाओं, अपनी कल्चर और अपनी जो धारणाएँ हैं, उन धारणा के ऊपर भी हमें ठोस परिवर्तन दिखाई देते हैं। कोई 100 वर्ष से लोग पत्थर को तरसने, संगीत रचने या यहाँ तक कि भोजन बनाने की नए तरीके के बारे में भी एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। तो कोई लाख वर्ष पे अब हम देश के नाम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडस एक नदी है। इंडस नदी को हम क्या कहते हैं? संस्कृत में जो सिंध कहते हैं, सिंध कहा जाता है। संस्कृत में जो सिंधु नदी को कहा जाता है। हम पांच नदी का संगम स्थल जो पंजाब बोला है, उनमें से एक साथ होकर जो सिंध नदी हम पहले मैप में दिखाया है, उन सिंध नदी को इंडस भी कहा जाता है। अपने एटलास में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 25 से 2500 2500 वर्ष पूर्व क्या हुआ था? मगध ऐसा स्थान था जहाँ सर्वप्रथम भारत की नगर सभ्यता का विकास हुआ। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदस अथवा इंदस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों की एक समूह के लिए किया गया था। जो उत्तर पश्चिम में स्थित स्थान है सिंध तथा इसके सहायक नदी के आसपास जो लोग रहते थे, उसी टाइम पर जो 2500 वर्ष पूर्व उसी टाइम पर उन नदी के किनारे और आसपास रहने वाले लोगों के लिए ये नाम दिए गए थे। बाद में इन नामों को सारे भारत के सारे हिस्सों वाले लोगों के लिए शामिल किया गया। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। देश के हर हिस्से के लिए इन नामों को दिए गए। इसका वर्णन कहाँ मिलते हैं? 3500 वर्ष पूर्व जब ऋग्वेद की रचना हुई थी, इन ऋग्वेद की रचनाओं में इन चीज़ों के बारे में पाया गया। तो आज की क्लास इतने तक ही रहेगा। जो लोग इन क्लास को देखते हुए कुछ चीज़ों को समझनी और समझ पाए, वो लोग इस चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देंगे।